नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देश भर में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी चरम पर है और ऐसे में देश भर में चौथे चरण तक का मतदान हो चुका है। अब पांचवें चरण का मतदान है। तारीख 20 है, यानी कि 20 मई को पांचवें चरण का मतदान होना है। अगर बिहार के संदर्भ में बात करें तो बिहार में भी चौथे चरण तक का मतदान हो चुका है और इसमें कई सारे लोकसभा सीटों में मतदान हो गए, लेकिन अब पांचवें चरण में 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा और इन सब में से सारण लोकसभा सीट बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण और दिलचस्प हो गया है। वो सारण जहां पर एक तरफ राजीव प्रताप रूढ़ी है तो दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव की चहीती बेटी रोहिणी आचार्य है। इन दोनों के आमने सामने का टक्कर है और इस टक्कर में अब ये पूरा लोकसभा चुनाव, सारण लोकसभा सीट बेहद ही ज्यादा दिलचस्प हो गया है। दिलचस्प इस वजह से क्योंकि अब रोहिणी आचार्य के नामांकन पर्चे पर सवाल उठाया जा रहा है और ये मामला अब पटना हाईकोर्ट तक जा पहुंचा है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन जुड़े हैं और हम बताएंगे आपको कि आखिर रोहिणी आचार्य पर क्या क्या इल्जाम लग रहे हैं, उनके नामांकन पत्र पर क्या क्या आरोप लग रहे हैं और ये मामला आखिर पटना हाईकोर्ट तक कैसे जा पहुंचा है। सबसे पहले राजीव जी, यही सवाल होगा कि मतदान में 3 दिन का समय है। हम 17 तारीख को ये बात कर रहे हैं, 20 तारीख को मतदान होना है और ऐसे में अब नामांकन पर्चा पर जो सवाल उठ रहे हैं, क्या क्या सवाल है? ये बड़ा दिलचस्प मामला है और इससे पहले भी इस जो अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो इस चुनाव में इससे पहले भी इस तरह के मामले, पहले सूरत का सबसे पहला मामला उठा था। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि खजुराहो, इंदौर में इस तरह से कि जो अपोनेंट प्रत्याशी हैं, जो हमारे प्रतिद्वंदी प्रत्याशी जो हैं मैदान में, खास करके भाजपा के सामने जो प्रत्याशी हैं, उनको पहले ही मैदान से बाहर करने के लिए, चुनावी अखाड़े से बाहर करने के लिए इस तरह के इस बार का तरकीब अपनाए जा रहे हैं। ये मामला यह है कि रोहिणी आचार्य जो लालू प्रसाद की बेटी हैं और इन दिनों काफ़ी चर्चा में रही थी कि उन्होंने अपना किडनी अपने पिता लालू प्रसाद को डोनेट किया था, जिसके बाद उनको काफ़ी उनकी ख्याति हुई, काफ़ी लोग रोहिणी आचार्य के बारे में जाने, हालांकि इससे पहले वो कभी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं रही हैं। तो रोहिणी आचार्य के नामांकन को पहले वहाँ भाजपा वालों ने, भाजपा पार्टी ने उनको वहाँ पहले चुनौती दी थी। वहाँ सारण के चुनाव पदाधिकारी जो वहाँ के जिलाधिकारी हैं, उनको चुनौती दी थी। तो उनको चुनौती में उन्होंने जो पॉइंट उठाए थे, जो बिंदु उठाए थे, उनका साफ कहना था कि रोहिणी आचार्य ने जो अपना नामांकन का पर्चा भरा है, उन्होंने जो शपथ पत्र भरा है, उन्होंने कई तथ्य उसमें छुपाए हैं। पहला जो छुपाने वाला तथ्य था कि ये सब जानते हैं कि रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती हैं और पिछले 7 साल से वो सिंगापुर में है। लालू जी का किडनी का ट्रांसप्लांट जो हुआ था वो भी सिंगापुर में ही हुआ था, तो वो सिंगापुर में रहती हैं। तो अब जब नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, स्क्रूटनी का काम भी खत्म हो चुका है, तो उन्होंने वहाँ जो उनके प्रतिद्वंदी हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, उनके लोगों ने सबसे पहले उनके नामांकन पर यह करके आया कि उनकी नागरिकता जो है वो भारतीय नहीं है, वो 7 साल से सिंगापुर में हैं, तो उनके पासपोर्ट की जांच की जाए। हालांकि वहाँ के चुनाव पदाधिकारी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, या हो सकता है कि उन्होंने इसको देखा भी हो। तो उन्होंने उसके बाद फिर हुआ कि रोहिणी आचार्य ने अपने शपथ पत्र में कई तथ्य छुपाए हैं, जिसमें उन्होंने अपनी संपत्ति का जो घोषणा की है, उन्होंने अपनी संपत्ति को छुपाया है, उन्होंने अपने बैंक बैलेंस को छुपाया है, उन्होंने इनकम टैक्स से संबंधित जो भी उनकी कटौती हुई है या जो भी उनका होता है, जो इनकम टैक्स जो रिटर्न फाइल करती हैं, वो तथ्य छुपाया है। और उन्होंने अपने शपथ पत्र में या अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा दिया है, उन्होंने पटना या सारण का कोई पता नहीं दिया है। तो ऐसे में जब वहाँ के चुनाव पदाधिकारी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया या उनके नामांकन को रद्द नहीं किया, अस्वीकृत नहीं किया, तो अब यह मामला कल पटना हाईकोर्ट पहुँच गया है और वहाँ नृपेंद्र कुमार चतुर्वेदी हैं, उन्होंने रोहिणी आचार्य के नामांकन को चुनौती दी और उन्होंने कहा है कि चुनाव पदाधिकारी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि ये मामला गंभीर है। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी। राजीव प्रताप रूढ़ी एक तरफ, दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव की चहेती बेटी रोहिणी आचार्य। और अब उनके नामांकन पर्चे पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, पहला ये कि उनकी नागरिकता स्पष्ट नहीं की गई है, भारतीय या फिर सिंगापुर की है। इसके अलावा रोहिणी आचार्य के बारे में हम बात करें तो बेहद ही ज्यादा राजनीति में दिलचस्प रखने वाली
और बड़ी एक्टिव नजर आती है। फिजिकल तौर पर एक्टिव अब हुई हैं सारण में जब से उनकी एंट्री हुई, लेकिन इससे पहले लगातार एक्स हैंडल पर अपने पिता को लेकर, अपने भाई को लेकर या फिर नीतीश कुमार को लेकर, लालू प्रसाद यादव को लेकर तमाम मसले पर वो अपने विचार रखती हैं, प्रमुखता से विचार रखती है और मीडिया चैनलों पर भी खूब छाई हुई रहती हैं, पहले से भी छाई हुई रहती है। लेकिन जब सुर्खियां तब उन्होंने बटोरा जब लालू प्रसाद यादव को उन्होंने किडनी दिया है। उसके बाद अब आरोप ये भी लगाए जा रहे थे कि लालू प्रसाद यादव तो किडनी लेकर टिकट बांटते, ये भी खूब आरोप ये चर्चा ये का ये विषय रहा। काफी स्तरहीन राजनीति का जो इस तरह के जो बयानबाजी है वो हम देख रहे हैं कि खास करके ये जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है ये काफी स्तरहीन हो चुका है। और ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इस तरह की बात की थी कि लालू प्रसाद बिना किसी लेन देन के किसी के लिए कुछ नहीं करते, टिकट नहीं देते, और उन्होंने बेटी का भी जब किडनी लिया है तब उनको टिकट दिया गया है। तो इस तरह का हम यहाँ इस बारे में बात करेंगे कि सारण का जो चुनावी अखाड़ा है वो किस तरह सजा हुआ है और ये वहाँ प्रतिद्वंदिता जो रही है वो किस तरह की रही है। तो सारण में अब तक के जो चुनाव हुए हैं, सारण का पहले 2009 के परिसीमन से पहले सारण को पहले छपरा लोकसभा क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, लेकिन 2008 के परिसीमन के बाद उसका नाम सारण कर दिया गया। तो सारण में यदुवंशी और क्या कहते हैं उसमें यदुवंश का, खास करके यादव का और राजपूत, संख्या सबसे ज्यादा वो उसके बीच की लड़ाई रही है। पिछली बार राजीव प्रताप रूडी ने 2019 में वहां से चंद्रिका राय को हराया था। उससे पहले वो 2014 में भी वो चुनाव जीते थे। और हम अभी आंकड़े पर ध्यान दे रहे थे तो सारण में पिछले 8 चुनाव में 4 बार लालू प्रसाद और 4 बार राजीव प्रताप रूडी वहां से चुनाव जीत चुके हैं। इस बार जो स्पष्ट दिख रहा है, हम लोग पहले भी कई बार हम लोगों ने समीक्षा करने के क्रम में हमने बताया है कि इस बार बिहार में जो चुनाव हो रहा है वो जातीय गोलबंदी में लिपटा हुआ साफ नजर आ रहा है। तो इस बार भी सारण का चुनाव जो है वो एकदम जातीय गोलबंदी में स्पष्ट दिख रहा है। खास करके वहाँ सारण में यादवों की संख्या बहुत अधिक है, 3 लाख से अधिक वोटर हैं सारण में यादव जाति के। उसके बाद भी अन्य पिछड़ी जातियों के भी वोट हैं। तो हमको लगता है कि भाजपा जिस तरह से इस गोलबंदी में घिरती जा रही है, जातीय गोलबंदी में, हालांकि भाजपा की तरफ से वहाँ प्रधानमंत्री मोदी की भी सभा हो चुकी है राजीव राज प्रताप प्रताप रूडी के रूडी के लिए। लिए। तो उसके बाद तो ये जाहिर है कि प्रधानमंत्री की जो सभाएं हुई थी वहाँ पर हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला गया था, तो जवाब में इधर से भी जातीय कार्ड खेला जा रहा है। तो जातीय कार्ड से निपटने के लिए एक सवाल तो बहुत स्पष्ट उठता है इस समय कि कहीं जातीय कार्ड से निपटने के लिए जातीय घेराबंदी में घिरते घिरते जैसे जैसे घिरते जा रहे हैं राजीव प्रताप रूडी, तो कहीं इस बार कोई शॉर्टकट रास्ता तो नहीं अपनाया गया है कि रोहिणी आचार्य का नामांकन ही रद्द कर दिया जाए कि एक मजबूत खिलाड़ी अखाड़े से बाहर हो जाए और वो बहुत आसानी से फिर वो चुनाव मैदान मार लें। तो ये काफ़ी दिलचस्प खैर होता जा रहा ये है ये चुनाव बिल्कुल सारण बिल्कुल का। राजीव जी, क्योंकि हम जब जब रोहिणी आचार्य को चुनावी प्रचार करते देखते हैं तो टक्कर देने में बड़ी ऐसे ऐसे भाषण रोहिणी आचार्य देती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निमंत्रण भेजा कि आप आइए, आप तो हमारे अंकल जी हैं, चाचा जी हैं, आइए मोदी अंकल, हम लोग बैठेंगे, आ ही रहे आप राजीव प्रताप रूडी के लिए, चाय चाय पर चर्चा होगी हमारे साथ, हम आपको बताएंगे कि आखिर आपके जो सांसद है उन्होंने क्या क्या काम किया है आपके क्षेत्र में, लोग बड़े परेशान हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। उन्होंने निमंत्रण भी दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और ये भी कहा था कि आप राजीव प्रताप रूडी के लिए आ ही रहे हैं तो हम भी आपकी भतीजी है, मेरे लिए भी थोड़ा सा प्रचार कर दीजिएगा। ये तमाम जो रोहिणी आचार्य ढेर सारे मंचों से ये भाषण देती नजर आई। और हम जब देखते हैं जहां से हम देख पा रहे हैं वहां से टक्कर 50-50 का दिखाई देता है, आमने सामने का टक्कर दिखाई देता है। आपने अभी बताया कि यदुवंशियों की संख्या सबसे ज्यादा है सारण लोकसभा सीट पर। इसका लाभ लालू प्रसाद यादव और रोहिणी आचार्य को हमेशा से मिलता आ रहा है और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि मिलेगा सारण में। बिल्कुल, जो जातीय गोलबंदी का जो खेल है वो अभी हाल में जो पिछले दिनों जो जातीय सर्वे हुआ था बिहार में, उसमें स्पष्ट ये आंकड़े सामने आए थे कि पिछड़े अति पिछड़ी जो मतदाता हैं हमारे यहाँ, जो उसकी आबादी है वो सबसे अधिक है। तो जैसे जैसे चुनाव का क्रमवार जो चुनाव अगले एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश कर रहा है, तो हम देख रहे हैं कि मुद्दे भी बदल रहे हैं। और मुद्दे बदलने के साथ जातीय गोलबंदी जो है बिहार में वो बहुत मजबूती से और बहुत साफ दिखने लगी है कि
बार-बार जिस तरह से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बिहार आकर के और बिहार की चुनावी सभाओं में जिस तरह से वो धार्मिक कार्ड खेल रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, वो इस चुनाव को पूरी तरह पोलराइज करने के लिए हिंदू मुस्लिम को के बारे में बातें कर रहे हैं, तो जवाब इसमें विपक्ष भी जो है वो जवाब में वो जातीय गोलबंदी पर चढ़ा हुआ है। और पूरे चुनाव का इस देखिएगा सिनेरियो, तो जहाँ-जहाँ से इस बार भाजपा या एनडीए ने फॉरवर्ड कैंडिडेट दिया है, उसके खिलाफ विपक्ष ने, खासकर इंडिया गठबंधन ने वहाँ बैकवर्ड क्लास के लोगों को या अति पिछड़ी जाति के लोगों को चुनाव मैदान में उतारा है। तो ये तैयारी जो थी वो उस समय से शुरू हो चुकी थी जब बिहार में जातीय सर्वे का काम पूरा हुआ था और उसकी रिपोर्ट सामने आई थी। तो इसमें माहिर निकल रहे हैं। दिखने में तो अभी यही लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव इस खेल में भारी नज़र आ रहे हैं एनडीए के सामने। अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी नतीजे क्या बताते हैं, और चुनावी नतीजे के दिन हम बता सकते हैं, हम और आप दोनों बता सकते हैं कि ये जातीय कार्ड बिहार में ज़्यादा सफल रहा या फिर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने जो यहाँ करिश्मा जो किया, और हर चुनावी सभा में कभी मछली खाने का मुद्दा हो गया कि वो चैती नवरात्र के समय मछली और मटन खाने की बात हुई, फिर मंगलसूत्र की बात हुई, उसके बाद अगर आपके पास 2 भैंस है तो 1 भैंस ले लेने की बात हुई। उसके बाद अब धीरे-धीरे राम मंदिर का मुद्दा भी यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रहा था। तो अब जो जिस तरह से जातीय गोलबंदी में वो घिरते जा रहे हैं, तो ये बेचैनी या हम कहें कि छटपटाहट भी साफ दिख रही है कि किसी उम्मीदवार का, खास करके सारण में जिस तरह के मामले सामने आए हैं कि वहाँ की सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी जो राजीव प्रताप रूड़ी के सामने रोहिणी आचार्य हैं, उसका नामांकन को ही रद्द करा दिया जाए, ताकि जिस तरह सूरत में, खजुराहो में, इंदौर में जिस तरह का खेल हुआ, वो उसकी एक पुनरावृत्ति बिहार की धरती पर हो। तो देखना दिलचस्प होगा कि अब आने वाले दिनों में पटना हाई कोर्ट, और आने वाले दिनों में क्या कहें, वो 1-2 दिन का ही समय है। पटना हाई कोर्ट अगर इस मामले में सुनवाई करता है तो क्या फैसला सुनाता है, और वो फैसला किसके हक में जाता है, वो रोहिणी आचार्य के हक 18 तारीख को हाँ, चुनाव या ये हो प्रचार सकता है कि पहली ही सुनवाई में पटना हाई कोर्ट इस पूरे पिटीशन को खारिज कर दे। तो ये देखना होगा। और सारण के मतदाताओं की नज़र के साथ साथ पूरे बिहार की नज़र जो है वो अब पटना हाई कोर्ट पर टिक गई है कि पटना हाई कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है। खैर देखना दिलचस्प होगा। जो हम सारण लोकसभा सीट की बात करते हैं तो रोहिणी आचार्य एक तरफ और दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूड़ी। और सारण लोकसभा सीट एक ऐसा क्षेत्र है जहां से राबड़ी देवी भी चुनाव लड़ चुकी हैं। लालू प्रसाद यादव 4 बार वहां से सांसद रहे, भी आप बता रहे थे, राजीव प्रताप रूड़ी भी रहे, तो बराबरी पर है दोनों। और अब जब रोहिणी आचार्य की एंट्री हुई है सारण लोकसभा सीट पर, तो देखना दिलचस्प होगा। और लालू प्रसाद यादव के कोर वोटर आज भी वहां मौजूद हैं, और यही वजह है कि जब रोहिणी आचार्य सबसे पहली बार नामांकन दर्ज करके जनसभा कर रही थी तो वहां भी लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी थी। नामांकन में भी लालू प्रसाद यादव वहां मौजूद रहे। इसके अलावा जब रोहिणी आचार्य पूजा करने गई हूँ, लालू प्रसाद यादव प्रचार नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी मौजूदगी वहां पर रख रहे हैं। और लालू समर्थकों के लिए लालू प्रसाद यादव का वहां होना ही बहुत बड़ी बात कही जाती है। और ऐसे में 20 तारीख का वो दिन है जिस दिन मतदान होने हैं, और 18 तारीख को चुनाव प्रचार बंद हो जाएंगे। और सबकी नजर पटना हाई कोर्ट के जजमेंट पर अड़ी है कि आखिर पटना हाई कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर क्या जजमेंट सुनाता है, क्या फैसला लेता है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।